हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और भाई साहब आपका हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है, तो आपके लिए आज की ये जो क्लासेस है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी सेशन में एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, 2023-27 सेशन में एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या फिर आने वाले सेशन में एग्जामिनेशंस देंगे, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस क्लास में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपिक वाइज जो है क्लास यहां पर मिलने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज यहां पर सिलेबस करने से ये कंप्लीट हो जाएगी कि आपके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे वहां पर मैं आपको कंप्लीटली फुल डिटेल्स के साथ कराने वाला हूं। यहां पर बात करें तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस क्लास में एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज के इस क्लास में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसकी आपको जरूरत थी और YouTube पर आपको नहीं मिलता था। बात करें तो आज के इस क्लास में एक से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक से एक बेहतरीन ट्रिक आपको देखने को मिलेगी कि चीजों को आपको याद कैसे रखना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक करके अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगी। आइए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे और देखिए यहां पर बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस हम लोग यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। कहने के लिए तो यहां पर सिर्फ 10 क्वेश्चंस है, लेकिन यहां पर मैं आपको 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नोट कराने वाला हूं, इसलिए नोट करते जाइएगा। हर क्वेश्चंस में क्वेश्चन छिपा हुआ है। बात करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि पुरातत्व स्थल भीमबेटका कहां स्थित है। अगर मैं बात करूं पुरातत्व स्थल भीमबेटका की, तो भीमबेटका की एक गुफाएं हैं। जो गुफा कहां पर स्थित है, तो यह अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। यह रायसेन कहां पर स्थित है, तो आप कहोगे भाई साहब यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। कहां का जिला है, मध्य प्रदेश। अब यहां से एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं भीमबेटका गुफा की, आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका गुफा जो है यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आप कहोगे सर यह जो गुफा है यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहां पर स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी तट पर स्थित है। इस चीजों को याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए यह भीमबेटका क्या कहते हैं गुफा के बारे में बात कर लिया जाए तो इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। कहां पर शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया, तो आप कहोगे सर इसे विश्व धरोहर स्थल का चित्रांकन जो मिला था यह कब मिला था, तो 2003 ईस्वी में मिला था। कितने ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। फिर मैं अगर बात करूं कि इस स्थल की जो है, इस स्थल का प्रथम उल्लेख कब किया गया था। अगर मैं बात करूं इस स्थल का प्रथम उल्लेख कब किया जाता है, तो आप कहोगे सर इस स्थल का प्रथम उल्लेख जो है 1883 ईस्वी में किया जाता है। फिर यहां पर प्रश्न बन जाते हैं कि आखिर किसके द्वारा इस स्थल का उल्लेख किया जाता है, तो आप कहोगे सर इसका उल्लेख जो है डब्ल्यू किंगकेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, किंगकेट के द्वारा, डब्ल्यू किंगकेट के द्वारा इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। डब्ल्यू किंगकेट जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है, क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू किंगकेट थे, जिसके द्वारा सर्वप्रथम जो है भीमबेटका गुफा की क्या की गई, तो उल्लेख किया गया 1883 ईस्वी में। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं बात करूं दूसरा क्वेश्चन की, तो कहता है कि इसमें से किस ग्रंथ का प्राचीन नाम जय संहिता है। स्टार लगाइए प्रश्न पर, यह प्रश्न छप सकते हैं। और अगर मैं बात करूं जय संहिता की, तो जय संहिता का सबसे पहले तो याद रखो जय संहिता का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है जय संहिता का अर्थ होता है विजय की पुस्तक। क्या होता है, विजय की पुस्तक। और देखिए किस पुस्तक को यह कहा जाता है, तो बात कर लिया जाए जय संहिता जो है भाई साहब महाभारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जय संहिता किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे सर यह जो कहा जाता है महाभारत को कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे महाभारत के जो रचनाकार हैं उसे क्या कहते हैं, तो भाई साहब वेद व्यास कहते हैं। ठीक है, वेद व्यास को क्या कहा जाता है, तो महाभारत का रचनाकार कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए इस महाभारत में किसका वर्णन है, तो आप कहोगे मूल मंत्रों का वर्णन है। किसका वर्णन है महाभारत में, मूल मंत्रों का वर्णन है महाभारत में। पूर्व में अगर बात कर लिया जाए तो महाभारत में छंदों की संख्या कितनी थी, तो पूर्व में महाभारत में कुल छंदों की संख्या 8800 थी। कितना थी, पूर्व में 8800 छंदों का इसमें वर्णन था। लेकिन जब इसे महाभारत का रूप दिया गया तब इसमें कितने छंदों को मिलाकर, तो भाई साहब 1,00,000 छंदों को मिलाकर जो है इसे महाभारत का रूप दिया गया था। चलिए आगे बात करेंगे, यहां पर कुछ और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्या बन सकता है, अगर मैं बात करूं रामायण किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर रामायण जो लिखा गया है यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, महर्षि
महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कुछ स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? देखिए, कंफ्यूजन यहां पर यह हो सकता है रामायण और रामचरितमानस में। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर वाल्मीकि नहीं होगा, तुलसीदास होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई याद रखिएगा, तुलसीदास जो थे यह रामचरितमानस के, किसके? रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तो आप कहोगे सर रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास थे। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। आगे बात करेंगे मेघदूत, किसकी बात करें? मेघदूत किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर मेघदूत जो है यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा किया गया है। वहीं पर बात करें, यहां पर देखिए, वहीं पर बात करें गीता किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर गीता की रचना जो है यह भी वेद व्यास के द्वारा किया गया था। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहता है कि संस्कृत व्याकरण, याद रखिएगा संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी। एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि अष्टाध्यायी क्या है? तो एक संस्कृत व्याकरण है। अब पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो अगर मैं बात करूं अष्टाध्यायी की, तो सबसे पहले तो कुछ चीजों को याद रखिए। देखिए, अष्टाध्यायी जो है यह क्या कहते हैं, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर वेदांगों की जो संख्या है ये 6 है। कितने हैं? इन 6 वेदांगों में से प्रमुख माना जाता है आपका अष्टाध्यायी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इस अष्टाध्यायी में अगर मैं बात करूं तो 8 अध्यायों का वर्णन है। किसका वर्णन है? अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? तो 8 अध्यायों का वर्णन है। और देखिए, इसमें पादों की बात कर लिया जाए तो कुल 32 पादों का वर्णन है। कितने पादों का? कुल 32 पादों का वर्णन है। यानी कि कहने का मतलब कि प्रत्येक अध्याय में कितने? तो भाई साहब 4 पादों का वर्णन है। ठीक है, इतनी चीजों को याद रख सकते हैं। आगे अगर बात कर लिया जाए अष्टाध्यायी के रचना के संबंध में, कहा जाता है कि इसकी जो रचना है यह 700 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुआ था? 700 ईसा पूर्व जो है इसकी रचना का काल माना जाता है। आगे बात कर लिया जाए तो देखिए, इसमें संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी में अगर मैं बात करूं तो इसमें भाई साहब 4000 संस्कृत के सूत्रों का वर्णन है। कितने सूत्रों का? 4000 संस्कृत के सूत्रों का वर्णन है। अब बात आती है कि आखिर अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आप कहोगे सर अष्टाध्यायी जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई है। अब यहां पर एक पॉइंट से बाणभट्ट की 2 प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जान लीजिए, जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हर्ष चरित्र किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर हर्ष चरित्र जो है यह बाणभट्ट की रचना है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कादंबरी किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर कादंबरी जो है यह भी बाणभट्ट की रचना है। इस चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। सभी के सभी प्रश्न मैंने वैसे ही चुनिंदे प्रश्नों को आपके लिए जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में लेकर आया हूं, जो कि आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न कहता है कि कृषि एवं पहिए किस काल की देन है? अब यहां पर एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपको याद कैसे रखना है। बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, या ये जरूरी नहीं है कि आपसे कृषि और पहिया ही पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको याद कैसे रखना है? तो एक सुंदर सा ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या याद रखना? तो ट्रिक है भाई साहब आग पर, नोट करिएगा, आग पर क्या कहोगे? तो आग पर नव कप। क्या कहोगे? आग पर नव कप। नव मतलब नया। ठीक है, आग पर मैंने क्या किया? नए कप को रख दिया। अब यहां पर तो कुछ समझ में नहीं आया, ट्रिक बनेगी कैसे? देखिए, ट्रिक से सवाल कैसे बन सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि आग का आविष्कार जो है या आग जो है यह किस काल की देन है, तो आप कहोगे सर पर से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो पूरा पाषाण काल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पर से बन जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, यानी कि आग का आविष्कार कब होता है? तो पूरा पाषाण काल में होता है। इसके बाद में अगर बात करूं नव से बन जाता है आपका नव पाषाण काल। क्या बन जाता है? नव पाषाण काल। अब देखिए, नव पाषाण काल की देन क्या सब है? तो नव पाषाण काल की देन है भाई साहब, क से याद रखोगे आप लोग कृषि। क्या याद रखोगे? क से याद रखोगे कृषि, और प से याद रखोगे पहिया। क्या याद रखोगे? पहिया। यानी कि कहने का मतलब कृषि और पहिया जो है यह किस काल की देन है? तो आप कहोगे नव पाषाण काल की देन है। अब कुछ प्रश्न यहां से और बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्या बन सकता है? आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। फिर देखिए, नव पाषाण काल की अगर मैं बात कर लूं तो नव पाषाण काल का युग कब से कब तक माना जाता है? अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो आप कहोगे सर नव पाषाण काल जो है यह 4000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के अवधि को क्या कहा जाता है? तो नव पाषाण काल का अवधि कहा जाता है।
फिर आगे बात करेंगे, इन सभी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ और प्रश्नों को जानेंगे। देखिए, आपसे पूछ लिया जाए नवपाषाण काल के बारे में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवपाषाण काल जो है, ठीक है, नवपाषाण शब्द का प्रयोग जो है यह सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहोगे सर सबसे पहले इसका प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन लुबाक के द्वारा सबसे पहले नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे। अब यहां पर कुछ और चीजें जान लीजिए। यहां पर पूरा पाषाण से संबंधित चीजें तो आपने जान लिया, नवपाषाण काल से संबंधित जान लिया। अब यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं किसका, तो देखिए यहां पर मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो इसे एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल कहा जाता है, या फिर कहा जाए तो लघु पाषाण काल के साथ साथ इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ का ही अर्थ क्या होता है? तो लघु पाषाण काल होता है। इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य पाषाण काल की अवधि क्या थी, तो भाई साहब मध्य पाषाण काल की अगर मैं अवधि की बात करूं तो यह 10,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कितने तक मानी जाती है? 10,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक आपका मध्य पाषाण काल माना जाता है। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का भाई साहब सर्वप्रथम जानकारी कब दिया जाता है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित जानकारी जो है यह सबसे पहले भाई साहब 1967 में किसके द्वारा, तो आप लोगों को याद रखना है यह भाई साहब कार्लाइल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा जो है सबसे पहले किसकी जानकारी प्रदान की जाती है? तो मध्य पाषाण काल की जानकारी प्रदान की जाती है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? स्टार लगाना प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कहता है आपका कि प्राचीन पुस्तक इंडिका, क्या कहता है? प्राचीन पुस्तक इंडिका जो है यह किसकी रचना है? तो प्राचीन पुस्तक इंडिका की अगर मैं बात कर लूं तो भाई साहब यह इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है? मेगास्थनीज। अब यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखिए मेगास्थनीज कहां के राजदूत थे? तो आप कहोगे सर मेगास्थनीज जो थे यह यूनानी राजदूत थे। कहां के राजदूत थे भाई साहब? यूनान के राजदूत थे। ठीक है, यहां पर अगर फिर पूछ लिया जाए कि यूनान के यानी कि वह कौन से सामंती थे जिसके यह राजदूत बनकर कहां पर आए थे? भारत आए थे। तो आप कहोगे भाई साहब यह जो थे राजदूत किसके? तो सेल्यूकस के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस के राजदूत बनकर कहां आए? तो भारत आए। भारत में जो है यह किसके दरबार में आता है? आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर कौन आता है? तो भाई साहब मेगास्थनीज आता है। इन सभी चीजों को याद रखेंगे। आगे बात किया जाए, देखिए यहां पर आगे एक लेखक है भाई साहब टॉलमी। टॉलमी से रिलेटेड चीजें याद रखिएगा। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा है? तो आप कहोगे सर भारत का भूगोल पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। आगे बात कर लिया जाए हेरोडोटस की, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए यहां पर पाणिनि की, तो संस्कृत का जनक, संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर संस्कृत का पिता पाणिनि को कहा जाता है। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? स्टार लगाना प्रश्न पर। मानव का साक्ष्य, मानव के साक्ष्य की अगर मैं बात कर लूं भारत में तो यह कहां से मिलता है? तो भाई साहब यह मिलता है आपके नर्मदा नदी घाटी से। कहां से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी, जो कि कहां पर? तो भाई साहब आप कहोगे यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से। कहां पर? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से क्या होता है? तो पश्चिमी क्षेत्र से मानव का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर अगर बात कर ली जाए, देखिए यहां पर मानव के साक्ष्य को जो है सबसे पहली बार कब खोजा जाता है? तो आप कहोगे सर 1982 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1982 ईस्वी में मानव के साक्ष्यों को नर्मदा नदी घाटी के मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। अब यहां से प्रश्न बन जाता है कि आखिर ये जो जीवाश्म है मानव का, या किसके द्वारा खोजा जाता है 1982 में? तो आप कहोगे सर डॉक्टर अरुण सोनाकिया के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर अरुण सोनाकिया के द्वारा क्या किया जाता है? तो डॉक्टर अरुण सोनाकिया के द्वारा क्या किया जाता है? तो मानव का प्रथम साक्ष्य खोजा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए यहां पर अगला प्रश्न क्या बन जाता है? तो आपका अगला नंबर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महासर्वेक्षक थे? देखिए स्टार लगाइएगा, यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महासर्वेक्षक के। तो पहले महासर्वेक्षक कौन थे भाई साहब? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर मैं बात करूं तो यह एक ब्रिटिश सेना अधिकारी था जिसके द्वारा
द्वारा जो है क्या किया जाता है, तो भारतीय पुरातत्व अनुसंधान का क्या किया जाता है, तो स्थापना किया जाता है। यह स्थापना कब की जाती है, तो यह स्थापना 1861 ईस्वी में किया जाता है। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, अगला नंबर प्रश्न है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक की, तो वो आपका हो जाएगा राजतरंगिणी। क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है, तो आप कहोगे कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी अगर पूछ लिया जाए यह जो रचना है किसके द्वारा किया गया है, तो आप कहोगे सर राजतरंगिणी जो है यह कल्हण की रचना है, कल्हण के द्वारा इसकी रचना की गई है। चलिए अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। देखिए राजतरंगिणी का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए, तो आप कहोगे सर राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ जो होता है यह राजाओं का नदी होता है। क्या होता है, राजाओं का नदी, जो कि क्या होता है, तो भाई साहब राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है। फिर चलिए यहां पर बात कर लेते हैं देवल स्मृति की। तो देवल स्मृति किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर देवल ऋषि के द्वारा क्या किया गया है, तो देवल स्मृति की रचना। फिर बात करते हैं जातक। जातक एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, किस धर्म की, तो आप कहोगे सर यह बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। भाई साहब याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का क्या था, तो जातक एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। फिर मैं अगर बात कर लूं यजुर्वेद की, देखिए वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे चार में से भाई साहब आपके 3 वेदों में से एक वेद आ जाता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चंस यहां से क्या बनाए जा सकते हैं और एग्जाम में कई बार पूछा भी है। त्रिवेद अगर पूछ लिया जाए, वैसे आपने अभी क्या पढ़ा कि वेदों की संख्या 4 होती है, लेकिन पूछा जाए कि इनमें से जो है ऑप्शन, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है त्रिवेद का सदस्य नहीं है, तो आप कहोगे देखिए त्रिवेद में कौन कौन से वेद शामिल हो जाते हैं, तो आप कहोगे सर ऋग्वेद शामिल हो जाता है एक आपका, इसके बाद सामवेद शामिल हो जाता है, इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो यह भाई साहब आपका यजुर्वेद शामिल हो जाता है। ये तीनों के तीनों त्रिवेद के रूप में आते हैं। एक है आपका क्या कहते हैं अथर्ववेद, जो कि त्रिवेद में नहीं आता, ये चौथा वेद है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर देखिए आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद में किसका वर्णन है, तो आप कहोगे सर यजुर्वेद में कर्मकांड का वर्णन है। किसका वर्णन है, कर्मकांड का वर्णन आपके यजुर्वेद में हो जाते हैं। ऋग्वेद में बात कर लिया जाए तो ऋचाओं का वर्णन है, कहने का मतलब मंत्रों का वर्णन है। सामवेद में अगर बात कर लिया जाए तो इसमें संगीतों का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद बात कर लिया जाए अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में भाई साहब अंधविश्वासों यानी कि जादू टोना का वर्णन है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला नंबर प्रश्न है आपका त्रिपिटकों को कब लिखा गया था। स्टार लगाइएगा, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक की अगर मैं बात कर लूं तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। लेकिन यहां पर कुछ ऑप्शंस को जो है अटपटांग तरीके से पूछ दिया गया है। क्या यह रचना जो है गौतम बुद्ध के पहले किया गया था, या फिर कहा जाए तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में इसकी रचना की गई थी, या फिर कहा जाए तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद इसकी रचना की गई थी। तो देखिए त्रिपिटक की अगर रचना की बात कर लिया जाए तो त्रिपिटक का रचना जो होता है यह गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद होता है। गौतम बुद्ध के मरे 5 वर्ष हो जाते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के 5 वर्षों के बाद जो है त्रिपिटक की रचना की जाती है। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में किया जाता है, तो आप कहोगे सर सिन्हली भाषा में। किस भाषा में, सिन्हली भाषा में। जितने भी सिन्हली भाषी देश होते हैं वहां पर इसकी रचना की जाती है। तो यानी कि उस टाइम जो है सिन्हली भाषी देश जो है आपका कौन, श्रीलंका था, इसलिए इसकी रचना कहां पर की जाती है, तो आपका भाई साहब श्रीलंका में किया जाता है। इस चीज को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका कि शिलालेख कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं क्या कहते हैं, तो डिटेल्स क्लास जो आपको टॉपिक वाइज दूंगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि शिलालेख कितने प्रकार के होते हैं। शिलालेख बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका गुफा शिलालेख भी आता है, स्तंभ शिलालेख भी आता है, इसके बाद चट्टानों का शिलालेख भी आता है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब यहां से हम लोग देखने वाले हैं आज के इस क्लास में एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस कहता है साहित्यिक स्रोत क्या है, इसके प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। साहित्य, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, साहित्य स्रोत के बारे में जानिए। ठीक है, साहित्य स्रोत क्या होता है, तो साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात कर लूं तो साहित्य स्रोत एक ऐसा लिखित रचना है जिसमें हमें भारत या कहा जाए तो विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, यह एक प्रकार का क्या है, तो लिखित रचना है, यानी कि इसे कहीं ना कहीं लिखकर वर्णित किया गया है। और भाई साहब इसके माध्यम से भारत की या फिर कहा जाए तो विश्व की, भारत की या फिर कहा जाए तो विश्व की इतिहास की जानकारी की प्राप्ति होती है।
चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर प्रश्न कहता है कि साहित्यिक स्रोत के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं साहित्यिक स्रोत के प्रकार की, तो साहित्यिक स्रोत जो है भाई साहब आपके दो प्रकार के होते हैं। चलिए इन दो प्रकारों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला स्रोत है आपका क्या, तो सबसे पहला साहित्यिक स्रोत है आपका धार्मिक साहित्य। ठीक है, फिर मैं बात करूं तो अगला है आपका लौकिक या धर्मेत्तर साहित्य। इन दोनों साहित्यों को हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे, यहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर कुछ चीजें ऐसे भी मैं आपको बताने वाला हूं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले धार्मिक साहित्य की। तो आखिर धार्मिक साहित्य आप किसे कह सकते हैं? तो यह एक वैसा साहित्य होता है जिसके अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की रचना की जाती है। यानी कि वैसे ग्रंथों का हम लोग यहां पर अध्ययन करते हैं धार्मिक साहित्य में जो कि किससे रिलेटेड हो, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर से रिलेटेड हो। आखिर वह ग्रंथ कौन कौन सा है, तो चलिए हम इस ग्रंथ के बारे में जानते हैं। क्या एग्जामिनेशंस में जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है? बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है जिस टाइप से मैंने आपको यहां पर लिखने के लिए बताया है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपका कौन कौन सा आ जाता है? वेद आ जाता है, पुराण आ जाता है, महाभारत आ जाता है, उपनिषद आ जाता है, स्मृति आ जाती है, रामायण आ जाते हैं। ये सभी के सभी ग्रंथ जो है यह किस में आता है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। वहीं पर ब्राह्मणेतर ग्रंथ की अगर मैं बात कर लूं तो ब्राह्मणेतर ग्रंथ में भाई साहब आपके आ जाते हैं बौद्धिक साहित्य जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज क्लासेस में। तो भाई साहब आप लोग पहले तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसे जान लीजिए कि धार्मिक साहित्य जो है जहां से हमें धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या कहा जाए तो भारत या विश्व के पुरातत्व साहित्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए अगला जो है आपका वह है लौकिक साहित्य। ध्यान दीजिएगा लौकिक साहित्य क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं लौकिक साहित्य की, तो यह एक वैसा साहित्य होता है जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, कल्पना प्रधान एवं गल्प साहित्यों का अध्ययन किया जाता है। चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि आखिर लौकिक साहित्य में, जैसे कि मैंने आपको बताया धार्मिक साहित्य में हम लोग कुछ ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपका क्या था, तो जैसे कि आपका वेद था, पुराण था, उपनिषद था, ठीक है, रामायण थी, महाभारत था। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत धार्मिक साहित्यिक पुरातत्वों के अध्ययन में करते हैं। वहीं पर बात कर लिया जाए लौकिक साहित्य में, तो लौकिक साहित्य में हम लोग कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों, पुरातत्व में, ठीक है, पुरातन समय में जो कुछ ग्रंथ इतिहासों के लिखे गए थे उस काल से संबंधित, हम लोग इन ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से जो है इस साहित्य को जानने का प्रयास करते हैं, और यही चीजें लौकिक साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए लौकिक साहित्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। देखिए कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि हमें पुरातत्व यानी कि कहा जाए तो पुरातन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो जिसमें एक याद रखिएगा मुद्रा राक्षस, ये मैंने यहां पर लेखक के नाम के साथ अटैचमेंट इसलिए किया है कि आप लोग इसे याद रख सको और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको सिर्फ इन रचनाओं के बारे में लिखना है, इनके लेखक के बारे में वर्णित नहीं करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मुद्रा राक्षस जो कि एक ऐतिहासिक रचनाएं हैं, और यह किसके द्वारा, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं मृच्छकटिकम की, तो यह शूद्रक की रचना है। राजतरंगिणी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जहां पर कश्मीर के इतिहासों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यह किसकी रचना है, तो कल्हण की रचना है। बुद्ध चरित्र, जहां से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भाई साहब आपका जो है अशोघोष के द्वारा लिखा गया है। हर्ष चरित्र जो कि राजा हर्षवर्धन की कहानी को व्यक्त करता है, इसमें क्या, यह किसके द्वारा, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इंडिका जो कि किसके द्वारा, तो भाई साहब मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी का क्या कहते हैं, तो शासन काल का वर्णन है। आगे मैं अगर बात कर लूं तो देखिए नेचुरल हिस्टोरिका की बात कर लूं तो यह प्लिनी की रचना है। वहीं पर तहकीकात ए हिंद, यह अलबरूनी की रचना है। आगे बात कर लिया जाए तो तारीख ए फिरोज शाही जो कि जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। तो इन सभी चीजों में भाई साहब जो है, इन सभी चीजों से हमें किसके अध्ययन को प्राप्ति होती है, तो भाई साहब पुरातत्व के अध्ययन की प्राप्ति होती है, पुरातन साहित्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, या कहा जाए तो पुरातत्व इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिर अगर बात कर लिया जाए, देखिए यहां पर तो निष्कर्ष जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बेहतरीन परसेंटाइल प्राप्त करने में। यहां पर बात करें, देखिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो अतः उपयुक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि साहित्यिक स्रोत जो पुरातत्व के अध्ययन में काफी सहायक सिद्ध होती है, यह हमें विभिन्न स्रोतों के द्वारा प्राचीन काल के सभी स्थितियों से क्या कराती है, तो परिचय कराती है। यह आपको क्या करना है, निष्कर्ष में लिखना है। तो
तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे, इसका आंसर राइटिंग आपको कुछ इस प्रकार से करना है। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों के साथ अब मिलते रहेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।